आप देख रहे हैं नेशन रिपब्लिक न्यूज। बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन पटना में मनाया गया मेधा पुरुष का स्मृति पर्व। देश रत्न की जीवन चरित्र पर सम्मेलन द्वारा प्रकाशित अमरेंद्र नारायण की पुस्तक पावन चरित्र का हुआ लोकार्पण। अमरेंद्र नारायण की पुस्तक पावन चरित्र के लोकार्पण बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने किया। आयोजन के मुख्य अतिथि पद्मश्री डॉक्टर सीपी ठाकुर, देश रत्न की पौत्री और विदुषी प्राध्यापिका प्रोफेसर तारा सिन्हा समेत मंच पर कई गणमान्य लोग उपस्थित दिखे। सभा की अध्यक्षता सम्मेलन अध्यक्ष डॉक्टर अनिल सुलभ ने किया। इस अवसर पर जबलपुर से गूगल मीट से जुड़े पुस्तक के लेखक अमरेंद्र नारायण ने कहा कि राजेंद्र बाबू का पावन चरित्र उन्हें बालपन से आकर्षित करता रहा है। जैसा कि कहा गया, राजेंद्र बाबू विलक्षण व्यक्तित्व के स्वामी थे। ये सर्वविदित है। वे असाधारण मेधा के धनी, महान विचारक, गंभीर चिंतक और उच्च कोटि के लेखक एवं वक्ता थे। ये सारे गुण उनमें थे, पर साथ ही वे सादगी, सरलता, विनम्रता, सदाशयता और परोपकार की प्रतिमूर्ति भी थे। वस्तुतः सादगी और विचार की उच्चता उनके स्वाभाविक गुण थे। उनकी भारतीयता बेमिसाल थी। सही मायने में कहा जाए तो वे भारतीय संस्कृति के प्रतीक थे। उनकी सेवा वृत्ति और देशभक्ति सर्वविदित है। त्याग की उनमें अपूर्व शक्ति थी। आप सब जानते हैं कि देश की स्वतंत्रता के संग्राम के वे अग्रगामी नेता थे और देश के नव जागरण और नव निर्माण में दोनों ही कार्यों में, नव जागरण और नव निर्माण में उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। जो अमूल्य सेवाएं उन्होंने प्रस्तुत की वे भुलाई नहीं जा सकती। और इन सबके साथ ही उनके परिवार की सदस्य होने के नाते मैं ये भी कह सकती हूँ क्योंकि वे एक अति जिम्मेवार, स्नेही, पारिवारिक व्यक्ति भी थे। वस्तुतः जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उन्होंने एक ऐसे कर्तव्यनिष्ठ आदर्श व्यक्ति का उदाहरण प्रस्तुत किया कि उनके व्यक्तित्व के किसी भी पक्ष को लिया जाए वो उतना ही मधुर, उतना ही प्रभावी, उतना ही अनूठा और आकृष्ट करने वाला लगता है। उन पर साहित्य की कमी नहीं। उनके महान कार्यों और उनके निराश व्यक्तित्व से प्रभावित होकर कलम के अनेक लोगों ने उन पर बहुत कुछ लिखा है। उनके घटनापूर्ण जीवन को विस्तार पूर्वक वर्णन करने वाली अनेक जीवनियां भी लिखी गई हैं। पर जैसा कि कहा गया है, हरि अनंत हरि कथा अनंता। महापुरुषों के विषय में कितना भी कहा जाए, कितना भी लिखा जाए, कुछ और कहने और लिखने की हमेशा गुंजाइश रहती है। यहां मैं एक और बात कहना चाहूंगी कि राजेंद्र बाबू एक अति अनात्म शक्ति व्यक्ति थे। उनकी सेल्फ इफेसिंग पर्सनालिटी थी। उनके व्यक्तित्व में कोई ग्लैमर नहीं था, कोई चमक दमक नहीं थी जो दूर ही से लोगों को प्रभावित करती। सही मायने में उनकी महानता वे ही लोग समझ सके जिन्हें उनके निकट संपर्क में आने का सौभाग्य मिला या जिन्होंने
उस समय की इतिहास तथा उनके जीवन एवं कार्यों पर प्रकाश डालने वाली सामग्री का गंभीरता से ईमानदारी पूर्वक अध्ययन किया। नहीं तो सतही तौर पर बहुत लोग उनके विषय में बहुत सी ऐसी बातें कह देते हैं जिनका कोई, मैं तो समझती हूँ, औचित्य नहीं है, कोई आधार नहीं है। और वस्तुतः पूज्य राजेंद्र बाबू के उनका महामानवीय व्यक्तित्व था। सच कहा जाए तो उनका व्यक्तित्व महामानवीय था और उनके महामानवीय गुणों की चर्चा जब की जाती है तो एक ऐसा विराट व्यक्तित्व उभर कर सामने आता है जिसका एक नहीं अनेक आयाम, उस व्यक्तित्व के अनेक आयाम मैं पहले ही कह चुकी हूं। मेधा के भी कितने धनी थे, उनकी स्मरण शक्ति फोटोग्राफिक थी, फिनोमिनल थी, फोटोग्राफिक थी एकदम। कितने समृद्ध लेखक थे वे, कितनी भाषाओं की ज्ञाता थे। उनकी एकेडमिक उपलब्धियां अचंभित करने वाली थी, शुरू से आखिर तक देखिए तो। और जो कुछ उन्होंने किया, इतने योग्य वकील थे, उन्होंने जब वकालत छोड़ी और स्वतंत्रता संग्राम में कूदे, जब असहयोग आंदोलन आरंभ हुआ और उन्होंने अपनी वकालत छोड़ी, तो उनकी प्रैक्टिस पीक पर थी। उस समय हजारों में उनकी आमदनी थी और उस समय के हजार का आप अनुमान लगा सकते हैं आज के हिसाब से उसका क्या मूल्य होगा। और सब कुछ छोड़ छाड़ कर वे फकीर बन गए, एकदम से सब कुछ छोड़ छाड़ कर फकीर बनकर उन्होंने अपना पूरा जीवन उत्सर्ग कर दिया देश के लिए। तो लेखक ने प्रस्तुत पुस्तक में उनके इसी बहुआयामी व्यक्तित्व को उजागर करने का प्रयास किया है और मैं कहती हूँ कि बहुत प्रशंसनीय प्रयास है उनका। जैसा कि लेखक स्वयं कहते हैं, इसमें ऐतिहासिक कार्यक्रम निर्वाह की अपेक्षा देश रत्न के गुणों को मुख्य आधार बनाया गया है। और एक और जहां लेखक ने आवश्यक ग्रंथों और अन्य स्रोतों का जिक्र कर पर प्रस्तुत जानकारी को प्रामाणिक बनाया है, वही दुर्लभ चित्रों का उपयोग कर इसको एक आकर्षक का लेबल भी दिया है। मुझे अफसोस है कि लेखक आज हमारे बीच यहाँ उपस्थित नहीं है। यहां से ही मैं उनको बधाई देती हूँ और बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन को धन्यवाद देती हूँ कि संस्था ने इस पुस्तक को प्रकाश में लाने का निर्णय किया। राजेंद्र बाबू कितने बड़े प्रेमी थे, कितने बड़े समर्थक थे। हिंदी साहित्य सम्मेलन के आरंभ से वे इस संस्था से जुड़े हुए थे। ये मैं समझती हूँ कि आप सब लोग जानते होंगे हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने में उनकी कितनी बड़ी भूमिका थी। दिनकर ने एक जगह लिखा है कि दिनकर जी ने लिखा है कि मुझे याद नहीं, मैंने लिखा हुआ पढ़ा है कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने में गांधी जी के बाद राजेंद्र बाबू को उतना ही श्रेय जाता है जितना पुरुषोत्तम लाल। लेकिन मुझे अफसोस होता है कि उनके अन्य अवदानों की तरह इस अवदान को भी बहुत कम लोग जानते हैं और उनका भी लोगों से मेरा मतलब
उन छात्र छात्रों, हिंदी के छात्र छात्रों से कितने लोगों को ये इन बातों की जानकारी कि हिंदी कैसे राष्ट्रभाषा बनी, किस तरह बनी और किन लोगों ने इस पर जोर दिया था, जिस तरह से उन्होंने हिंदी की सेवा की, केवल कहकर नहीं। मुझे याद आता है कि ऐसे तो वे, उनको अगर एक भाषा में कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि अनेक भाषाओं को वो जानते थे। उनकी स्वयं की पढ़ाई आरंभ हुई थी फारसी से, उर्दू, फारसी और आगे चल के उन्होंने स्कूल में अंग्रेजी पढ़ी थी। अंग्रेजी के भी बहुत बड़े ज्ञाता थे। हिंदी उन्होंने नहीं पढ़ी थी, थोड़ी संस्कृत आरंभ की कुछ कक्षाओं में शायद उन्होंने पढ़ी थी। हिंदी बाकायदे जैसे पढ़ाया जाता है जैसे उन्होंने नहीं पढ़ी थी, उन्होंने स्वयं पढ़ी थी। हिंदी के अल्फाबेट से, वर्णमाला से उनका परिचय था, क्योंकि परिवार से उन्हें संस्कार मिला था कि रोज वे रामायण का पाठ किया करते थे और इस तरह हिंदी वर्णमाला से भी परिचित थे और भाषा से। लेकिन भाषा से उनको इतनी रुचि थी कि कलकत्ता में वे हिंदी के कुछ प्रेमी लोगों के संपर्क में आए और वहां, और मैं बता दूं कि उस समय एक पर्चा हुआ करता था जिसमें कि अंग्रेजी से किसी देशी भाषा में ट्रांसलेट करना, अनुवाद करना होता था। तो स्कूल में उन्होंने वो भाषा उर्दू ली थी, शायद आईए भी थी वैसा, लेकिन कॉलेज में आकर उन्होंने फिर हिंदी ऑफ किया, बीए में मैं समझती हूँ, ग्रेजुएशन और बिना कठिनाई के बिल्कुल बढ़िया से सफल इम्तिहान में पास हुए और फिर हिंदी में लिखने भी लगे। मैं बताऊं कि उन्होंने, वे एक समृद्ध लेखक थे और उन्होंने बहुत सी पुस्तकें लिखी और केवल एक पुस्तक इंडिया डिवाइडेड, वो मूल रूप से उन्होंने अंग्रेजी में लिखी थी। फिर कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम में एक बुक है, उसको भी उन्होंने मूल रूप से अंग्रेजी में लिखी। लेकिन उनकी अधिकांश पुस्तकें, ज्यादा पुस्तकें, करीब करीब सभी पुस्तकें हिंदी में ही लिखी गई। उन्होंने हिंदी में ही लिखना पसंद किया था। यहां तक कि उनका मैग्नम ओपस, जो उनकी महानतम कृति मानी जाती है, उनकी आत्मकथा, वो भी उन्होंने मूल रूप से हिंदी में लिखी। उसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन बाद में उन्होंने किया था। तो इतना प्रेम था उनको हिंदी से। तो ये सब बातें लोगों को जाननी चाहिए और इसके लिए मैं तो समझती हूँ कि नेताओं के साथ उनके अवदानों को जोड़कर उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। अभी आप लोगों ने ये घोषणा की कि उनके जन्मदिन को अब आप मेधा दिवस के रूप में मनाएंगे। तो इस संबंध में मैं एक और बात कहना चाहूंगी कि हम लोगों ने बहुत वर्षों से, अनेक वर्षों से ये अभियान चलाया था कि उनके जन्मदिन को भी राष्ट्रीय दिवस मनाया जाए। उनके नियत के संबंधी जिन्होंने कुछ प्रश्न को उठाया, सारे भाई और बहन, राजेंद्र बाबू बिहार के महान व्यक्ति, बिहार के नहीं हिंदुस्तान के महान व्यक्ति। महात्मा गांधी, उनके चरित्र के विषय में जो तारीफ की एक लाइन, वो काफी है कि वो देश के महान व्यक्ति, इसमें कोई लोगन है। अब और उनके विषय में पढ़ने में तेज, ठीक है, साधारण परिवार से तो जरूर थे, लेकिन पढ़ने में तेज और ऑनेस्ट टू द पाई जिसको कहते हैं, वो ऐसा ऑनेस्ट आदमी, विद्वान आदमी, सारे। और भारतवर्ष में
प्रेसिडेंट एक ही आदमी 2 बार राजेंद्र प्रसाद, और बोलिए और कोई नहीं हुआ उनके अलग। और सभी लोग उनकी विद्वता की कदर करते हैं, बहुत ही विद्वान थे। और लगता है जैसे हमारी बहन बोल रही थी कि शायद जितनी आदर सत्कार देश को करना चाहिए वो इतना लोग नहीं कर पाए उनको। उसके लिए कौन दोषी? हम समझते हैं कि बिहार के जितने महान व्यक्ति हैं उसका अगर देश आदर नहीं करे तो हम लोग भी दोषी हैं। जो हम बिहार के लोग दोषी हैं, हम तो ये उठाएंगे ही नहीं कभी। तो सब समझेगा कि भाई इसको तो इतना कर दिया, प्रेसिडेंट 2 बार बना दिया, आवाज आ रही है, हो गया, खत्म हो गया। आवाज आ रही है क्या? ये हम लोग का कर्तव्य होता है। आवाज मिल रहा है? हम ये नहीं कहेंगे बिहार के वही रहने वाले थे, वो तो हिंदुस्तान के प्रेसिडेंट रहे 2 टर्म, लेकिन और उनके विषय में लोगों को लोग चाहते हैं कि और उनको इज्जत होनी चाहिए सरकार की तरफ से। उसके लिए हम लोग को पूछना पड़ेगा, हम लोग को कुछ करना पड़ेगा। अब उसके लिए हमारे आज के इस सदन के जो अध्यक्ष हैं, अब वो इस पर विचार करा रहे हैं सब लोगों से कि राजेंद्र बाबू के विषय में हम लोग क्या कर सकते हैं, छुट्टी के लिए एक दिन करा सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तब जो है उसको बिहार सरकार में भी बढ़ाया जाए कि आप केंद्र सरकार को बढ़ाइए। यहाँ के गवर्नर के यहाँ जाके कहा जाएगा कि आप बढ़ा दीजिए, तो थोड़ा कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। ये इसलिए कि कभी कभी होता है बहुत ही विद्वान, बहुत ही बड़े बड़े आदमी कभी कभी छूट जाते हैं, लोगों के बड़ा बड़े प्यार में छूट जाते हैं। कोई बहुत कम विद्वान है, उसको अगर कोई बहुत ज्यादा प्रचार कर दिया तो सब लोग उसको। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि राजेंद्र बाबू को सम्मान और केंद्रीय सरकार से हो, जहां उचित हो केंद्रीय सरकार से हो, और बिहार में कहीं दूसरे जगह हो, तो सबसे 2 बार जो प्रेसिडेंट रहे उसके अनुरूप शायद नहीं लगता है लोगों को और मिला। तो ये किताब जो लिखी है उन्होंने, वो भी बहुत अच्छी किताब लिखी है। और उस किताब का एक लाइन पढ़ते छोड़ देते हैं, किताब आए तो ठीक है। हम लोग तो उस वक्त छोटे थे, बिहार में पैदा हुए, देहात के स्कूल में पढ़े, तो बीमार बहुत रहते थे, इसलिए लेकिन कोई मीटिंग होती थी उनकी सुनने, हिंदी बहुत शुद्ध बोलते थे, बहुत शुद्ध। तो एक बार पटना में भी उनका सुने पटना। तो ये ठीक है, हम लोग सुने, हम लोग तो पढ़ने में व्यस्त रहते थे, और उसके बाद फिर डॉक्टरी की पढ़ाई में चले गए, तो सब भुला गया, ये सब जाना, ये सब सुनना होना सब भुला गया। और डॉक्टरी का ये पढ़ाई करी होती है। मैं जब साइंस में पढ़ने के लिए साइंस कॉलेज में आया तो सारा गांव के लोग हमारे पिताजी को छोड़ा दीजिए, साइंस में कोई इलाके का पास नहीं किया, इलाके के पास नहीं किया, हम तो बहुत बीमार रहते हैं, तो कोई जरूरी नहीं है कि हम भी पास आ जाएंगे। तो मैं साइंस कॉलेज में आया, और साइंस कॉलेज के बाद फिर पटना मेडिकल कॉलेज में। लेकिन तो उस वक्त तो एक बार तो रहते थे, सदाकत आश्रम में रहते थे, मैं गया उस वक्त मिलने के, उस वक्त उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं, तो लोगों ने कहा कि छोड़ दीजिए, आज छोड़ दीजिए। और उसके बाद वो नहीं रहे। लेकिन जो जैसा इन्होंने 2 प्रश्न को उठाया है वो बहुत ही समझिए कि टॉपिक दोनों है। इसलिए हम अध्यक्ष जी को कहेंगे इसमें वो भी कुछ बिहार सरकार के एक लोग हमारे रिप्रेजेंटेटिव आए हुए हैं,
उनको भी कहेंगे कि आप भी इसमें कुछ मदद कीजिए और आप लोगों को भी मदद करना पड़ेगा। जब आप समूह जब जाता है कहीं कोई चीजें तो वो सरकार भी मिलने लगती, व्यक्ति एक जाएगा तो उससे वो काम नहीं हो पाता। तो इसलिए इस काम को करने के लिए समूह को ले जाना पड़ेगा, ताकि लगे, सरकार को भी लगे कि शायद हम लोगों से गलती हुई, हम लोगों ने राजनीतिक वालों को उतना सम्मान नहीं दिया जितना देना चाहिए। एक लाइन महात्मा गांधी ने जो लिखा है उनके विषय में, जो इसमें साहित्य पुस्तक में किया है, वो कहाँ है, जो किया है महात्मा गांधी ने बहुत तारीफ की है राजनीति, बहुत तारीफ। तो वो सब को बहुत अच्छा से लिखा है, सब लोग कलेक्ट करके सब कलेक्ट करना पड़ेगा और वो फिर उनकी जो विद्वता थी, जो पढ़ाई लिखाई, सारी चीज के विषय में जमा करके तब हम लोग जाएंगे, तभी कुछ होगा। और नहीं तो एक मीटिंग का मतलब है कि 2 घंटा बैठिए और उसके बाद निकलिए, उसके बाद उसको भुला जाइए, उसके बाद घर चल जाइए, सो जाइए, तो उससे काम नहीं चलेगा। इसके लिए अगर थोड़ा सा भी हम लोग कुछ करना चाहेंगे तो कुछ करना पड़ेगा। कोई बहुत भारी बात नहीं करनी है, लेकिन सरकार जो है, चाहे राज्य का हो चाहे केंद्र का, उसके दिमाग में इस बात को रखना पड़ेगा। तो आप लोग चलेंगे संपूर्ण नमस्कार। बिहार मतलब आप सबसे बड़ा आप भी इतिहास तो डब्ल्यू सबसे पहले आपको दिया हम भी देने वाले पेपर वाजपेयी सरकार 2 मिनट के लिए हम लोग का कर्तव्य होता है आज के दिन के, इसलिए हम अब कर रहे हैं कि आज के दिन तो हम ही लोग हैं जो कुछ करेंगे। जितने माने यहाँ है, चाहे इस उम्र के हैं, चाहे ऐसे लोग हैं जो जाएंगे सरकार के यहाँ और कुछ करेंगे। और अब जो बात बीत गई है वो तो फिर उधर के लोग तो नहीं आएंगे इसको करने के लिए, इसलिए जो भी करना है इसी बैच को करना है। इतने सारे विद्वत जनों के उपरांत कुछ शेष नहीं बचा, लेकिन अपनी विरासत को जानने के लिए इन लोगों के सानिध्य में जो सौभाग्य मिला है, मैं आभार व्यक्त करता हूं और कुछ कई अनसुलझी पहेली भी समझने का अवसर मिलता है। आज राजेंद्र स्मृति संग्रहालय विद्यापीठ में भी बहुत सारी ऐसी कहानियां सिसकियां दे रही हैं। इंतजार किसका है ये हम नहीं जानते, लेकिन इतना हम जानते हैं कि निज गौरव पर जिसे हो न अभिमान, निज गौरव पर जिसे हो न अभिमान, वह नर नहीं पशु के समान। जो हमारे गौरव थे, इस बिहार की गौरव गाथा लिखने में जिनकी भूमिका रही और देश को एक तरफ वेस्टर्न कल्चर की ओर ले जाने वाले लोग बैठे थे, तो दूसरे तरफ ईस्टर्न कल्चर को बचाने वाले लोग बैठे थे। और ये वेस्टर्न ईस्टर्न के द्वंद्व में हावी किसने हुआ, भारी कौन पड़ा, ये आने वाला इतिहास और अपनी विरासत को आने वाला संतान निर्णय करेगा। लेकिन सच यही है कि जिनको परंपरावादी, रूढ़िवादी और पुरातन पंथी कह करके रोकने का प्रयास किया जाता रहा, उनकी विद्वता के सामने, उनकी सरलता के सामने, उनकी सौम्यता के सामने वो अपने को छोटे पाते। ये अंतर था। इस द्वंद्व के कारण इतिहास के पन्नों में जो स्थान इनको मिलना चाहिए था, अगर तो कोई कमी रह गई तो लोगों की नजरों में, और हम अपने विरासत को आने वाले पीढ़ी तक ईमानदारी से पहुंचाने के लिए एक अभियान भी शुरू किए। अपने विधानसभा
नाते सेवा का अवसर मिला आप लोगों के स्नेह और आशीर्वाद से। हमने प्रयास किया है कि ये 100 वर्ष के अंदर जो प्रारंभ हुआ, कई ऐसे बिहार के विकास की गाथा में अहम भूमिका निभाने वाले हमारे पूर्वज थे, जिनके द्वारा किए गए कार्यों का उतना महत्व इतिहास के पन्नों में नहीं मिला जो मिलना चाहिए। लेकिन बिहार की जनता, बिहार के लोग इतिहास को बनाने वाले हैं, इतिहास को बदलने वाले हैं और नई इतिहास रचने वाले हैं। ये लोग इतिहास के भूल को सुधार कर एक नई इतिहास को कदम बढ़ाने के लिए नए राह पर चल चुके हैं। हम उनकी गाथा गा रहे हैं जो 19वीं सदी में थे, 20वीं सदी के लंबे पीरियड को देखे और आज हम 21वीं सदी में उनको याद कर रहे हैं। ये एक बड़ा परिवर्तन का सूचक है। स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा, एक संत, एक भविष्य दृष्टा थे, 19वीं सदी में उन्होंने कहा था कि 21वीं सदी भारत का होगा, भारत विश्व गुरु बनेगा और भारत के विश्व गुरु बनने की राह बिहार से ही प्राप्त होगी। ये बिहार नए राह पर शुरू हो चुका है, कदम बढ़ा चुका है। आप देखिए कि कितना परिवर्तन, आजादी की लड़ाई, आजादी के पूर्व और हम पहले जाएंगे तो सनातन की पहचान कराने वाली ये शक्ति की भूमि माता सीता की धरती रही है, जनक विदेह की धरती रहा है, बौद्ध महावीर यहां से शुरुआत हुई है और महात्मा गांधी की भी यहीं से प्रारंभ हुआ। लोकनायक ये धरती रहा और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में भारत का भविष्य कैसा बने, उन्होंने संविधान के अंदर कई ऐसे मसले को सुलझाए और रचे जिससे कि आज बिहार में निवास करने वाले सरल स्वभाव के लोग भी उस संविधान के अंग में अपने को महत्व पाते हैं। ये डॉक्टर राजेंद्र बाबू का ही देन है। वेस्टर्न कल्चर से जुड़ने की मानसिकता, नकल में अकल को समाप्त करने वाले और अपनी शकल में दाग लगाने वाले लोग आज नई पीढ़ी में श्रद्धा के पात्र नहीं बन रहे। श्रद्धा के पात्र वही बन रहे हैं जो कहीं न कहीं अपनी परंपरा को, अपने विरासत को और भारत की मानसिकता के साथ जुड़कर संविधान में जगह बनाने का प्रयास किया। मैं तो अपने पूर्वजों से अभी कई अभिभावक बैठे हैं, उनके मुखार बिंदु से जो सुनते हैं तो लगता है रामायण के युग क्षण को और महाभारत के युग क्षण को याद करते हैं कि रामायण में भी मंथरा थी और महाभारत में भी शकुनी थे और हर युग में ऐसे लोग अलग अलग रूप में अवतरित होते रहे और ये होते रहेंगे। लेकिन सकारात्मक शक्तियां उस नकारात्मक शक्तियां से लड़कर अपनी राह ही नहीं बनाते हैं, आने वाले सकारात्मक भाव के पीढ़ी को प्रेरित और उत्साहित भी करते हैं, एक नए भाव के साथ कदम बढ़ाने के प्रेरणा भी देते हैं। हम ऐसे महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और ये हमारे बिहार के गौरव हैं। जिस मेधा दिवस की बात कर रहे थे, इसके संदर्भ में कंकड़बाग में हमने अध्यक्ष बना था, उसी समय कार्यक्रम आयोजित किया गया था। हम लोग गए भी थे और राज्य सरकार के भी ध्यान में है। प्रारंभ का शुरुआत हमने अपने विधानसभा पुस्तकालय के अंदर मां सरस्वती की आराधना और प्रार्थना से शुरू करवाया है, जो इतिहास में ये भी याद रखेंगे। देश के अंदर आज कहीं भी ये प्रारंभ नहीं हुआ, लेकिन बिहार का पुस्तकालय आज
इतने बड़े सेंट्रल हॉल के ग्राउंड तक पर जो बना हुआ है, उसमें हमने कहा बिहार के सभी महापुरुषों की पूरी जीवनी के साथ उनके चित्र लगाकर और उनकी गाथा आने वाले अपने भावी पीढ़ी को भी हम अवगत कराएंगे। डिजिटल लाइब्रेरी के माध्यम से अपने हम विरासत को आम लोगों तक पहुंचाने का जो शोध करेंगे उन तक इसको सुलभ बनाएंगे। एक माहौल खड़ा करने की जरूरत है, एक वातावरण बनाने की जरूरत है। और ऐसा नहीं है कि इतिहास गलतियां करती है तो इतिहास सुधरता नहीं है। इतिहास तो रामायण को भी भूल गया था। रामायण की चर्चा को भी इतिहास के पन्नों में जगह नहीं मिला, लेकिन वो रामायण, वो महाभारत, वो गीता आज संविधान निर्माता के संविधान के पृष्ठ पर अंकित है। हमने उसको खोज के निकाला है और माननीय रविशंकर जी के द्वारा जो अपने विधायकों को संबोधन में हमने कहा कि दिखा दीजिए जो धर्मनिरपेक्षता की बात करते हो, जो इस राष्ट्र को अपने संस्कृति से दूर करते हैं, उस संविधान के किताब के मुख्य पृष्ठ पर रामायण की मां सीता, राम और लक्ष्मण की चित्र अंकित है। गीता का वह कृष्ण और अर्जुन का संवाद अंकित है। कई ऐसे चित्र हैं जो हमारी संस्कृति से हमें निकट लाता है। संविधान के तहत अगर जो ये सब चित्र अगर जो उसके अंदर डाला गया है तो ऐसे महापुरुषों के कारण ही, जिसे लोगों ने कहा रूढ़िवादी, जिसको लोगों ने कहा परंपरागतवादी, और इन्हीं के कारण मैं तो कहता हूं कि गर्व करनी चाहिए अपने इतिहास के महापुरुषों को, जो बिहार के अंदर ही नहीं अपने पूर्व के आज 21वीं सदी में लौट रहा है। आज कोरोना महाकाल के बाद, इस महामारी के बाद हम फिर लौट करके वहीं जा रहे हैं जहां हमारी दादी और नानी ने जो देसी चिकित्सा का प्रारंभ किया था, जो कथा कहानी के माध्यम से हमें स्वस्थ रहने का, योगा आयुर्वेद का ज्ञान मिला था, आज वहीं पर लौटते जा रहे हैं। साइंस अपने जगह पर मूक बधिर बन के खड़ा हो गया, लेकिन आशा की किरण वही जगाया। इसलिए हम पुनः ऐसे महापुरुषों को सतत नमन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। समय पर्याप्त हो चुका है। अध्यक्ष जी ने मुझे बताया कि 6 बजे मुझे निकलना है। मैं समझता हूं उससे कुछ अधिक समय हो गया है। मैं और अधिक समय नहीं लूंगा, बहुत संक्षेप में। वैसे भी जब मैं आता हूं तब तक श्रोता इतने थक गए होते हैं कि सुनने के लिए उनकी इच्छा नहीं रहती। फिर भी एक तो मैं सम्मेलन की ओर से मुझे आभार प्रकट करना चाहिए बिहार विधानसभा के माननीय अध्यक्ष का, जिन्होंने मेरा आग्रह स्वीकार कर यहाँ आने का कष्ट उठाया, और विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में इनका प्रथम आगमन भी है, इसलिए भी मेरा एक दायित्व था कि मैं आप सबकी ओर से इनका आभार। डॉक्टर सीबी ठाकुर जी, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने आपको अवगत कराया, सम्मेलन के अनेक उत्सवों से सीधे जुड़े रहे। हमारे कई अधिवेशनों में स्वागताध्यक्ष की भूमिका में भी रहे, और जब हम उन्हें स्मरण करते हैं उपस्थित रहते हैं। और ऐसी ही अपेक्षा मैं विधानसभा अध्यक्ष जी से भी करना चाहूँ, और इनको ये भी बताना चाहूंगा कि डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सिंह सुधांशु जी, जो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हुए, बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष थे, और अनेक वर्षों तक वो पूर्णिया जिला हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष थे। और जब उनसे एक किसी विद्वान ने पूछा, वो बिहार हिंदी प्रगति समिति के अध्यक्ष, तो उनसे किसी ने पूछा कि यदि निर्णय करना पड़े आपको कि बिहार विधानसभा अध्यक्ष अथवा हिंदी प्रगति समिति का अध्यक्ष में से कोई एक चुनना हो तो आप किसे चुनेंगे? तो उन्होंने कहा, निसंदेह
बिहार हिंदी प्रगति समिति। तो हिंदी के प्रति जो तब के लोगों की एक निष्ठ भावना थी, एक समर्पण, एक निष्ठा। तो राजेंद्र प्रसाद जी जिनकी आज स्मृति में अपने उद्गार भी व्यक्त कर रहे हैं, उनके प्रति श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं और उनके पावन दिव्य चरित्र पर जो ये अत्यंत मूल्यवान पुस्तक है, सुख्यात साहित्यकार श्री अमरेंद्र नारायण जी प्रणीत आज लोकार्पित हुई है बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रकाशन से। ये श्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भारत की स्वतंत्रता के साथ साथ हिंदी के प्रचार प्रसार के आंदोलन से समानांतर रूप से जुड़े हुए थे और जैसा अवदान उनका भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और देश सेवा में है, वैसा ही बड़ा अवदान उनकी हिंदी सेवा के लिए है, जो उन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा का स्थान दिलाने के साथ समग्र भारतवर्ष में जो बहुत थोड़े से लोग जानते हैं कि एक हिंदी प्रचारक के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी और बाबू गंगा शरण सिंह अखंडित भारतवर्ष में नगर नगर घूमते रहे थे और आयोजन करते रहे। स्वयं डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जो बिहार के पहले मुख्यमंत्री हुए, अंतरिम सरकार के समय उनको प्रधानमंत्री कहा जाता था, प्रांतीय सरकारों के मुख्यमंत्री। साहित्य सम्मेलन के हर एक आरंभिक आयोजनों में उनको हमने जुड़ा हुआ पाया है। इस साहित्य सम्मेलन का इतिहास है। सभी अधिवेशनों में बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के जितने भी अधिवेशन हुए, उनके जीवन काल तक प्रत्येक अधिवेशन में इन सब की उपस्थिति दर्ज है। और बाबू श्री कृष्ण सिंह बगैर सूचना के मुख्यमंत्री रहते हुए सप्ताह में एक बार निश्चित रूप से बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन आ जाते थे और इसके पुस्तकालय में घंटों बैठे। वीरचंद पटेल, अनुग्रह बाबू, बद्री प्रसाद वर्मा जी, ये सारे इस जमाने के जितने बड़े नेता थे, ये सब के सब बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन से उसी निष्ठा से जुड़े हुए थे जिस प्रकार से एक विद्वान। राजेंद्र बाबू का जो जीवन चरित्र है सभी जानते हैं, कहने की आवश्यकता नहीं। अद्भुत मेधा के व्यक्ति, और ठीक कह रहे थे तारा जी, उनकी तो स्मरण शक्ति इतनी दिव्य थी। किसी ने बताया कि राजेंद्र बाबू का लिखित अभिभाषण सभी श्रोताओं के बीच बच चुका था और धारा प्रवाह वही भाषण में देते चले जा रहे थे, उसमें फुल स्टॉप कॉमा तक भी में भिन्नता नहीं आ रही। ऐसी मेधा, और ऐसे मेधा पुरुष पर अगर हम वर्षों से मांग कर रहे हैं कि उनकी जयंती को राष्ट्रीय मेधा दिवस के रूप में भारत की सरकार घोषित करे, तो मैं नहीं समझता हूं कि इसमें कहीं और किसी प्रकार से कोई आपत्ति और संशय की बात होनी चाहिए। मैं बड़ी विनम्रता के साथ आग्रह करना चाहूंगा बिहार विधानसभा के माननीय अध्यक्ष जी से, अभी एक बहुत ही सक्षम अधिकारी बिहार विधानसभा से यह प्रस्ताव पारित किया जाना चाहिए और भारत की सरकार से दिया जाना चाहिए कि आपने अनेक देश के अनेक महानुभावों महापुरुषों के नाम पर राष्ट्रीय दिवस की घोषणा कर रखी है। तारा जी का प्रश्न किसी प्रकार से गलत नहीं है कि क्या इनको उन महानुभावों से कमतर आंका गया है। मैं समझता हूं कि ऐसा कुछ नहीं समझा गया होगा। यह हम सबका प्रमाद कहा जा सकता है, आलस्य कहा जा सकता है, और इस आलस्य को भंग करने की आवश्यकता है, जागरूक होने की आवश्यकता है। भारत की सरकार से यह मांग करने की आवश्यकता है और मैं समझता हूं कि जब बिहार की सरकार
और भारत की सरकार एक है, तब तो इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं रहा। मैं अधिक समय नहीं देना चाहूंगा। दो सब पुस्तक पर अवश्य कहना चाहिए मुझे कि देश रत्न पर इस देश के विद्वानों ने, मनीषी लेखकों ने अनेक पुस्तकें लिखी और वे सब के सब बड़े महनीय हैं और कल्याणकारी, लाभकारी, जनोपयोगी है। लेकिन मैं इस पुस्तक को इसलिए विशिष्ट मानता हूं और किंचित अलग मानता हूं, इस पुस्तक में लेखक ने, जो स्वयं एक प्रबुद्ध सुबुद्ध साहित्य सेवी हैं, बड़ी निष्ठा से, बहुत श्रम से शोध करके उन्होंने राजेंद्र बाबू के अनछुए पहलुओं को भी खोजा है, चित्र खोजे हैं और एक बहुत ही आकर्षक चित्रात्मक ये रंगीन पुस्तक समग्रता के साथ आई है, जो अपनी सामग्रियों के कारण और चित्रों के कारण विशेष रूप से यह छात्र छात्राओं यानी कि युवाओं के साथ साथ प्रबुद्ध विद्वानों के लिए भी अत्यंत उपयोगी है, लाभकारी है। और मुझे लगता है कि नई पीढ़ी जब राजेंद्र बाबू के इस पावन चरित्र से जुड़ेगी तो आने वाली पीढ़ियों को वह सब कुछ प्राप्त होगा जो हम आज की पीढ़ी अपेक्षा करती है। जिस सांस्कृतिक बदलाव की बात हम करते हैं, जिस सांस्कृतिक परिवर्तन की तरफ माननीय अध्यक्ष जी ने संकेत किया है, वह हमारी सांस्कृतिक विरासत को फिर से प्राण देने के लिए यह पुस्तक अत्यंत मूल्यवान सिद्ध होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं उस दिव्य महापुरुष के चरणों में साहित्य सम्मेलन की ओर से, अपनी ओर से और आप सबकी ओर से श्रद्धांजलि तर्पण निवेदित करते हुए आप सबके प्रति साधुभाव प्रकट करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।